Hello guys, welcome back to my channel Current Affairs JK Job. Guys, this is जतिन बलोत्रा. गाइस, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेट की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, स्टेट की जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपने काफ़ी सारे पुराने पेपर्स देखे होंगे जिसमें आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे. इवन आपको केएस के एग्ज़ाम में भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिख जाते हैं. तो गाइज़, आपको पता है कि रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ निकली हैं और उसका सिलेबस दिखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं. काफ़ी इजी टॉपिक्स है. जैसे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग टॉपिक मैक्सिमम बच्चों को टफ टॉपिक लग रहा है, बट इसको हम इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे गाइस कि आपको ये कभी भी भूलेगा नहीं. तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ये सिलेबस है क्या, कितनी वेटेज है और हम कितने मार्क्स इजली इनमें से निकाल सकते हैं. तो गाइस, हम देखते हैं सिलेबस कैसा है. तो सिलेबस में 6 टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, 30 मार्क्स. मैथमेटिक्स 10 मार्क्स. जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स. देन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स. साइंस 10 मार्क्स. और ये टोटल पेपर होगा, ये होगा 120 मार्क्स का. गाइस, आपको बता दूं, जो 3 टॉपिक है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बुक कीपिंग, ये 30 मार्क्स का है. और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया गाइस, तो आप इनमें से 70 से 80 मार्क्स इजीली निकाल पाओगे. और अगर आपने और ज़्यादा अच्छे से किया तो आप 90 में से 90 मार्क्स भी इनमें से निकाल सकते हैं. गाइस, जैसे पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK. इसमें गाइस हम पढ़ेंगे JNK के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ हम 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड पढ़ेंगे. तो गाइस, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे. बस आपने करना क्या है, आपने कंटिन्यू मोड में इन वीडियोस को देखना है और रिवाइज भी करना है. तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक के साथ, और उसका फर्स्ट जो सब टॉपिक है डेट इज़ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अभी तो यूटी बन गई है. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक. तो गाइस, जो फर्स्ट पर्सनैलिटी है वो है कल्हन. गाइस, कल्हन के बारे में मैक्सिमम बच्चे जानते हैं यहाँ पे. कल्हन जो 12th सेंचुरी के कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्होंने राज तरंगिणी लिखी थी. बस आपको इतना याद रखना. राज तरंगिणी के बारे में तो आपको पता ही है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है. तो राज तरंगिणी को लिखने वाले जो ऑथर थे वो थे कल्हन. और कल्हन जो थे वो कश्मीर के फर्स्ट हिस्टोरियन थे. ये आपको इतनी ही याद रखनी है चीज़ें. कल्हन, a 12th century Kashmiri Brahmin and author of Raj Tarangini. He is regarded as Kashmir's first historian. तो गाइज, आपको 3 चीज़ें पता चल गई. एक कल्हन के बारे में, दूसरा राज तिरंगनी के बारे में, और तीसरा क्या है कि कश्मीर के जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे वो थे कल्हन. गाइज, जो सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. आपको पता है कि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेस रखते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में. तो गाइज़, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है उनको शेर कश्मीर भी बोला जाता है. और ये एक ऐसे पर्सन हैं, वो जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के CM भी रहे हैं. सो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर, ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK. आपको बस इतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है गाइस. तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है दीन बंधु शर्मा. ही वॉज एन इंडियन राइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द अवार्ड विनिंग बुक मील पत्थर, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. गाइस, जो दीन बंधु शर्मा है ये एक राइटर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी मील पत्थर. और इस बुक में क्या है, इन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज़ को कलेक्ट करके एक बुक लिखी थी मील पत्थर, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ भी जिस बुक को भी अवार्ड मिला है वो हमारे लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है. तो ये भी पूछ सकते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सी बुक को मिला है, तो 3-4 बुक्स के नाम दे दिए, वहाँ पे मील पत्थर का नाम दे दिया. तो गाइस, आपको मील पत्थर को ही क्लिक करना है.
तो गाइस बस याद आपको ये याद रखना है कि मील पत्थर किसने लिखा, ये लिखी थी दीन बंधु शर्मा ने, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। गाइस आगे क्या लिखा है इनके बारे में, फॉर मैनी ईयर्स ही वॉज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर रेडियो स्टेशन फॉर सिंगिंग शोज एंड प्लेज। लेटर ही क्विटेड दैट एंड स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी। और गाइस इन्होंने बाद में फिर डोगरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस आपने क्या याद रखना है, दीन बंधु शर्मा थे, वो एक राइटर थे, उन्होंने मील पत्थर बुक लिखी छोटी छोटी स्टोरीज़ को कलेक्ट करके, और उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था इस बुक के लिए। बाद में उन्होंने डोगरी राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दी थी गाइस। जो गाइस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो आगे की, वो है महाराजा गुलाब सिंह जी। गाइस आपको पता है कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, और ये हिंदू जम्वाल डोगरा फैमिली से बिलोंग करते थे। गाइस आपको पता है कि राजपूत में काफ़ी ज़्यादा सेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब कास्ट्स होती है, जैसे जम्वाल हो गए, जैसे आपको दिखेंगे संब्याल। सो गाइस जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे ये हिंदू जम्वाल फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि जब डोगरा रूल आया, ये डोगरा रूल महाराजा गुलाब सिंह से लेकर जब तक पाकिस्तान की इन्वेजन नहीं हुई तब तक डोगरा रूल जम्मू कश्मीर में रहता है गाइस। तो पढ़ते हैं सबसे पहले लिखा क्या है। महाराजा हरि सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir during the British Raj. Gulab Singh was born in a Hindu Jambal or Dogra Rajput family. Gulab Singh managed to preserve and expand his kingdom, which was maintained by his successors until the Pakistani invasion of 1947-48. तो गाइज आपको इतना ही याद रखना है महाराजा गुलाब सिंह कौन थे। ये फाउंडर थे, डोगरा डायनेस्टी के थे, और हिंदू जम्वाल फैमिली से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है महाराजा हरि सिंह। गाइज आपने काफ़ी नाम सुना होगा महाराजा हरि सिंह जी का, और आपने जम्मू में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स भी होती हैं कि महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पे हमें एक छुट्टी रखनी चाहिए। तो गाइज हम पढ़ते हैं कि महाराजा हरि सिंह कौन थे और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी सोसाइटी में। तो गाइज मैं आपको पहले मोटा मोटा बता दूँ कि जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको कंपलसरी कर दिया था जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिज थी उसके खिलाफ इन्होंने लॉज बनाए थे, और जो लो कॉस्ट को जो मंदिर में नहीं जाने देते थे, टेम्पल्स में नहीं जाने देते थे, उनके खिलाफ ही इन्होंने लॉज बनाए थे। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली दरबार, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 3 बार दिल्ली दरबार लगा था, और जब लास्ट टाइम दिल्ली दरबार लगा था 1903 में करजन के अंडर, तो उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह को एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली दरबार में महाराजा हरि सिंह कब गए थे, ये गए थे 1903 में करजन के टाइम पे। तो गाइस पढ़ लेते हैं हरि सिंह जी के बारे में क्या लिखा है। हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, अ हिंदू डोगरा राजपूत। Hari Singh was born at the palace of Amar Mahal on September 23, 1895। गाइस आपने जम्मू में देखा होगा वहाँ पे अमर महल है, तो ये अमर महल में पैदा हुए थे। हरि सिंह served as a page of honor to Lord Curzon in 1903 at the Grand Delhi Darbar. Following the death of his uncle Pratap Singh in 1925, he ascended the throne of the state. गाइस जो महाराजा हरि सिंह थे इनसे पहले इनके अंकल थ्रोन पे थे जिनका नाम था महाराजा प्रताप सिंह। उनकी डेथ 1925 में हुई। उनके बाद जो महाराजा हरि सिंह थे ये गद्दी पर आ गए थे गाइस। तो ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट। इन्होंने स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। इंट्रोड्यूस लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस एंड ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू द लो कॉस्ट। गाइस इन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, इन्होंने चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ काम किया, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में। गाइस जो आगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है महबूबा मुफ्ती। गाइस आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी स्टेट में इनसे पहले एक भी वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं थी, और इनके साथ ये है कि ये हमारी स्टेट की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी और लास्ट चीफ मिनिस्टर भी थी, क्योंकि जब से
यूटी बनी है। यूटी के बाद तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। एज ए स्टेट, जब तक स्टेट थी तो ये फर्स्ट वुमेन सीएम भी रही थी और स्टेट की ये लास्ट सीएम भी रही हैं। तो गाइज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। शी इज़ अ इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हु सर्व्ड एज द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2016 टू 2018। गाइज़ ये पीडीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं और ये सीएम रही हैं 2016 से लेकर 2018 तक। मुफ्ती वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द सीएम इन द स्टेट। गाइस ये फर्स्ट सीएम थी एज अ वुमेन, और जम्मू कश्मीर जब तक स्टेट थी, और ये स्टेट की लास्ट सीएम भी थी। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पीडीपी एंड वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग अनंतनाग इन द 16th लोक सभा बिफोर she was sworn in as the CM of J&K. She had previously represented Anantnag in the 14th Lok Sabha but did not contest the 2009 election for the 15th Lok Sabha. गाइज ये लास्ट जो अभी लोकसभा का टाइम पीरियड चल रहा है, तो गाइज लास्ट लोकसभा में ये अनंतनाग से जीत के आई थी एज ए एमपी। जो उससे पहले इलेक्शन हुआ था 2009 में, गाइज उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो उससे पहले 2004 का इलेक्शन हुआ था 14th लोकसभा, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो जीत के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आई थी। तो गाइज आपको बस इतना याद रखना है महबूबा मुफ्ती कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, और ये फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ सीएम इन द स्टेट। गाइज जो आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फ़ारूक अब्दुल्ला जी के रिलेटेड। गाइज आपको पता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है हमारी स्टेट में। तो ही इज़ एक्चुअली ही इज़ कश्मीरी पॉलिटिशियन एंड चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ही हैज़ सर्व्ड एज द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेवरल ओकेजन्स सिंस 82 के बाद ये काफ़ी टाइम हमारी स्टेट के, जब तक स्टेट थी तब तक ये काफ़ी टाइम सीएम रहे जम्मू कश्मीर के। और साथ ही साथ जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पे ये न्यू एंड रेन्यूएबल मिनिस्टर भी रहे थे 2009 से लेकर 2014 तक। ही इज़ द फादर ऑफ द फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। शेख अब्दुल्ला जी के बेटे हैं और उमर अब्दुल्ला जी के जी पिताजी हैं, आपको याद रखना है। और ये काफ़ी बार जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं और सेंट्रल लेवल पे ये न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2009 से 2014 अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। गाइस जो आगे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। गाइस आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बख्शी गुलाम मोहम्मद जी का नाम सुना होगा। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियंस बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। गाइस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते थे। हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1953 टू 1964। गाइस जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे ये एनसी से बिलोंग करते थे और ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 53 से लेकर 64 तक। He served as the Deputy Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir between 1947 to 1953, but disagreed with Abdullah's advocacy of independence for the state in 1953. Guys हुआ क्या, गुलाब मोहम्मद जी थे, ये 1947 से लेकर 53 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। लेकिन जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने स्टेट को अलग एक इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश की तो इन्होंने ही उस टाइम पे अपोज़ किया। इन्होंने बोला कि हमें इंडिया के साथ ही रहना है, और उस टाइम पे इनके डिफरेंसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पढ़ना स्टार्ट हो गए। तो गाइज़ आपको याद रखना है कि ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इन बिटवीन 1947 टू 1953। गाइज जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है मेहर चंद महाजन। गाइज आपको पता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारी स्टेट में जब स्टेट थी। तो गाइज जो मेहर चंद थे, इनका एक जो कंट्रीब्यूशन है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में इंडिया में विलय करवाने में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। और ये हमारे इंडिया के थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं। और गाइस
आपको पता है कि रेड क्लिफ कमीशन क्या थी कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और रेड क्लिफ कौन थे? इसके चेयरमैन थे। तो उसमें भी ये मेंबर थे और उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। गाइस हुआ क्या था उस टाइम पे, रेड क्लिफ कमीशन ने बोला था कि हम लाहौर इंडिया को दे देंगे और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो आज पंजाब में है उसको हम पाकिस्तान में दे देंगे। लेकिन इन्होंने एडवोकेट किया कि हमें गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिया में चाहिए और लाहौर चाहे आप पाकिस्तान को दे दें। तो गाइस पढ़ते हैं मेहरचंद महाजन के बारे में। Meherchand Mahajan was the third Chief Justice of Supreme Court of India. He was also the Prime Minister of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh. He played a key role in the accession of Jammu and Kashmir to India. He was the Indian National Congress nominee of the Red Cliff Commission that defines the boundaries of India and Pakistan. He was the only who turned down the offer of District Lahore and instead annexed District Gurdaspur to India. Before becoming Chief Justice, he served as one of the first judge of the Supreme Court of Free India. तो गाइस ये था मेहरचंद महाजन जी के बारे में। गाइस जो आगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो है कुंदन लाल सहगल जी। गाइस ये एक्टर थे और आपने देखा होगा कि जैसे अभी देवदास मूवीज़ दो बार बनी है। एक तो शाहरुख खान जी को आपने देखा होगा, एक इससे पहले जो पुरानी देवदास है उसमें इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक शराबी का, एक ड्रंकन मैन का। तो जिनके रोल को काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पसंद किया गया था और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो गाइस पढ़ते हैं इनके बारे में। Kundan Lal Sehgal, the voice of legendary singer, was born on 11th April 1904 to Amarchand and Kesarbai in Jammu. His performance in Devdas was highly appreciated, in which he played the character of a drunken man. He was indeed a blessing to the unity of Jammu and Kashmir and especially Indian film fraternity. तो गाइज़ ये थे कुंदन लाल सहगल, इन्होंने देवदास में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। गाइस आगे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है परवेज़ गुलाम रसूल। गाइस इनके बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। इन्होंने ये स्टेट के पहले थे जिन्होंने आईपीएल में खेला था और ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी काफ़ी ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। तो गाइस ही इज़ एन इंडियन क्रिकेटर बॉर्न ऑन February 13, 1989 who played all-rounder for Jammu and Kashmir. He is a right-handed batsman and off-break bowler. Rasool was the first cricketer from Jammu and Kashmir to have played in IPL. वाइज ये था इनके बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गाइस, आपने ये पिक्चर देखी होगी, इनको काफ़ी बार आपने टीवी में देखा होगा। गाइस ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। गाइस इनका नाम है भजन सपोर। भजन सपोरी इज़ एन इंडियन instrumentalist. He is a player of the santoor and ancient stringed musical instruments. Sapore hails from Sapor in Kashmir Valley and traced his lineage to ancient santoor experts Sufiana Grana of Indian classical music. गाइस जो ये पर्सनैलिटी है ये कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं, सपोर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये सूफियाना घराना से बिलोंग करते हैं। गाइस जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है हब्बा खातून। गाइस माना जाता है कि ये इतनी अच्छी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, इनको जून भी कहा जाता था। जून का मतलब होता है मून चंद्रमा, जी इतनी खूबसूरत थी। तो गाइस इनके बारे में पढ़ते हैं। हब्बा खातून वॉज अ 16th century कश्मीरी मिस्टिक पोइट एंड एस्टिक हु इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो आपको याद रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है हब्बा खातून को। शी वॉज ऑल्सो नोन अंडर द नेम जून विच मीन्स मून बिकॉज ऑफ हिज इमेंस ब्यूटी until her marriage with Yusuf Shah Chak, who later became the ruler of Kashmir, after which she was called हब्बा खातून। गाइस पहले इनको जून बोला जाता था, जैसे इनकी यूसुफ शाह चक के साथ शादी होती है तो इनका नाम हब्बा खातून पड़ जाता है। हर सॉन्ग्स आर पॉपुलर इन कश्मीर एंड शी इज़ ऑलमोस्ट ए legendary फिगर इन कश्मीरी लिटरेरी हिस्ट्री। हब्बा खातून इंट्रोड्यूस अ लॉट टू कश्मीरी पोट्री।
आपको याद क्या रखना है गाइस कि हबा खातून कौन थी। हबा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। इनकी शादी यूसुफ शाह चक के साथ हुई थी और बाद में इनका नाम हबा खातून पड़ा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीरी पोइट्री के अंदर। नेक्स्ट गाइस जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है पद्मा सचदेवा। गाइस ये डोगरी लैंग्वेज में पोएम्स लिखती हैं और इनको रिसेंटली सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है इनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए जिसका नाम है चित चिते। तो गाइस पढ़ते हैं इनके बारे में लिखा क्या है। शी इज़ एन एमिनेंट इंडियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, won साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर मेरी कविता मेरे गीत। गाइस हमने दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखा जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एक तो हमने दीन बंधु के बारे में देखा जिनका बुक थी पत्थर, और एक जो डोगरी लैंग्वेज में लिखते हैं मेरी कविता मेरे गीत पद्मा सचदेवा, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में। शी आल्सो रिसीव्ड पद्म श्री अवार्ड इन 2001, इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है 2001 में। एंड रिसेंटली शी रिसीव्ड सरस्वती सम्मान फॉर हर ऑटोबायोग्राफी चित चिते। गाइस जो आगे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका नाम तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनका नाम है सतीश धवन। गाइस आपको पता है कि इनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और ये एक अच्छे खासे मैथमेटिशियंस भी थे और इन्हीं के नाम पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी पड़ा हुआ है श्री हरिकोटा में। तो गाइस और ये इसरो के थर्ड चेयरमैन भी रह चुके हैं और इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था MGK मेनन। इन्होंने इनको रिप्लेस करके इसरो के चेयरमैन बने थे 1973 के अंदर। तो आपको याद रखना है कि सतीश धवन जो थे ये थर्ड चेयरमैन रहे हैं इसरो के और ये कहाँ पे पैदा हुए थे, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। तो गाइस पढ़ लेते हैं इनके बारे में। Satish Dhawan was an Indian mathematician and aerospace engineer, widely regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. Born in Srinagar, Dhawan was educated in India and further on it यूनाइटेड स्टेट्स। पहले इंडिया में पढ़े और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। धवन वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ turbulence and boundary layers, leading to successful and indigenous development of the Indian space program. He succeeded MGK Menon as the third chairman of the Indian Space Research Organization in 1972. तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। गाइज हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।